हाँ भाई, जरा सा लाइव हो जाओ। तो अच्छा, ये आप देखते हो, एक हमारे यहाँ मौसम विभाग है ना, जो भविष्यवाणी वगैरह करता रहता है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कभी कभी ये लोग झूठ भी बोलते हैं। नहीं, जानबूझ के अक्सर झूठ तो अनजाने में हो जाती है। यानी जब वो कहते हैं बारिश होगी तो होती ही नहीं। लेकिन कभी कभी पर्पजली झूठ बोला जाता है मौसम विभाग के द्वारा। और ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा कि हमारा आपका हित हो। हित इन सेंस कि कभी कभी कुछ सत्य पहले बता देने से न बेटा सिर्फ तबाही होगी। जैसे अभी बता दिया जाए कि मानसून ठीक नहीं होगा, मान लीजिए उनको तो पता है कि क्या होने वाला है, और बता दे मानसून ठीक नहीं है, बारिश ठीक नहीं होगी, तो जितने ब्लैक मार्केटियर्स हैं वो अभी से चीज़ों को डंप करना शुरू कर देंगे। तो उनकी कीमतें जब बढ़नी है तब तो छोड़ दो, अभी से वो आसमान को ऊंचाई पहुंचा देंगे। इसीलिए कभी कभी सरकार झूठ भी बोलती रहती है कि भाई चलो कम से कम जब तक टले। नहीं तो इनकी एक अभी वो बता देना बेटा, इस साल वर्षा अनियमित होगी, बस शुरू हो जाएगा खेल। तो वो बोलते रहते हैं आखिरी क्षण तक, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, और तब तक तो गाड़ी पास ही हो जाती है। लेकिन इस बार पढ़ेंगे हम लोग भूगोल में, आगे आएंगे तो क्या है एल नीनो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। लेकिन यह है कि एल नीनो वास्तव में एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा में एल नीनो माने होता है लिटिल क्राइस्ट, छोटा इशू। और चूंकि वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं ना बेटा, साउथ अमेरिका के, तो उन्हीं लोगों ने बड़े प्यार से नाम रखा। एक्चुअल में चिली के तट पे, पेरू के तट पे बारिश नहीं होती, मरुस्थल है, डेजर्टेड है। तो वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर माने क्राइस्ट से, और किससे? भगवान राम से थोड़ी करेंगे। तो क्राइस्ट से वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे तटों पे बारिश करिए। और बारिश का बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है, वो आगे हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो देखेंगे। और अभी बोल दे रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा लिए। जिस भी समुद्र के तट पर इसका एक एब्सेशन पूरी। अच्छा, वो ऑनलाइन वाले मित्र घबराए नहीं, भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, है ना। अभी संविधान पे आते हैं, एक टॉपिक पे ऐसे ही मन हुआ बात करने के लिए, एल नीनो पे, तो उस पर चर्चा करें, तो घबराइए नहीं। अभी संविधान पे आते हैं। तो ये नोटिस कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा अपने दिमाग में, कि किसी भी कोस्टल एरिया में, समुद्र के तट पे, अगर ठंडी धारा होगी, कोल्ड करंट होगी समुद्र की, तो वहां बारिश कभी नहीं होगी। मरुस्थल वहां जरूर होगा। तो को रिलेट भी कर सकते हो आप कि जहां मरुस्थल, अगर आपने कभी भूगोल में पढ़ा है डेजर्ट, उसके तट पे ठंडी धारा जरूर होगी, या ठंडी धारा होगी तो मरुस्थल जरूर होगा। जैसे एक उदाहरण से आपको बता दें, सहारा का मरुस्थल, मुझे लगता है कि परिचय का मोहताज नहीं है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सहारा का अगर मरुस्थल है तो तट पे ठंडी धारा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक भी अपवाद पूरे भूगोल में नहीं है। तो आप देख लो, बगल में एक ठंडी धारा है, पेंगुला की धारा, अरे सॉरी, कैनेरी की धारा, है ना बेटा। हाँ, इसके तट के पास कैनेरी की धारा, नीचे कालाहारी का मरुस्थल है, पेंगुला की धारा। एक अपवाद बेटा पूरे भूगोल में आपको मिलेगा नहीं, कि ठंडी धारा है तो मरुस्थल होगा, या मरुस्थल है तो ठंडी धारा होगी। हाँ, ठंडी धारा के अलावा भी ढेर सारे कारण हैं मरुस्थलों के, जैसे हमारा थार का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, चाइना का तकला माकन का मरुस्थल है, और भी कारणों से हो सकता है। लेकिन अगर ठंडी धारा होगी तब तो गारंटेड डेजर्ट होगा। अरे बेटा, फॉकलैंड की धारा, नीचे ठंडी धारा है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल है, सोनोरन का मरुस्थल है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा है, तो मरुस्थल होना ही होना होगा। अब यहाँ क्या परेशानी है कि पेरू के तट पे ठंडी धारा थी, पेरू की धारा, तो बारिश तो होगी नहीं, मरुस्थल होगा ही होगा। और पेरू के लोग जिद कर रहे हैं ईसा मसीह से कि पानी बरसाइए। अब भूगोल के नियम का उल्लंघन तो नहीं कर सकता कोई ना, तो अब उस नियम को बदला जाता है। यानी ठंडी धारा को पहले गर्म किया जाएगा, क्योंकि जब तक वो गर्म होगी नहीं तब तक बारिश होगी नहीं। और जैसे वो पेरू की धारा एल नीनो में कन्वर्ट होती है, वैसे पेरू के तटों पर धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन रेगुलर नहीं होती ना बेटा, मैंने बताया कि 2 से 7 वर्ष के अंतराल पे ये मामला होता है।
ये एक ऐसा रहस्य है ज्योग्राफी का जिसे अब तक तोड़ा नहीं जा सका। एल नीनो का अध्ययन कर लेते हैं हम, क्या इम्पैक्ट होता है ये भी पढ़ लेते हैं हम। किसी ने बड़ा इसका गंभीर अध्ययन किया, गिलबर्ट थॉमस वॉकर ने इसका बहुत बढ़िया अध्ययन किया, लेकिन समस्या ये है कि ये कोई नहीं बता सका कि ऐसा होता क्यों है। ये जरूर लोग बता देते हैं कि जब एल नीनो आता है तो क्या होता है, लेकिन एल नीनो ही क्यों आता है ये बड़े रहस्य की बात है कि आखिरकार पूरे धरती पर एक ही जगह ऐसा गड़बड़ होता है और कहीं गड़बड़ नहीं होता। जो ठंडी है वो हमेशा ठंडी है, जो गर्म है वो हमेशा गर्म है। यहाँ टेम्परेचर बदलता है और इसका इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि पूछो मत। साउथ ईस्ट एशिया का मानसून तो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से जब टॉपिक आएगा तो। लेकिन यह है कि इस साल एल नीनो का इम्पैक्ट है, काफी दिनों के बाद है, और इसीलिए आपने गांव देहात में सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि भारत का मानसून लगातार साथ नहीं देता, वो 3 साल 4 साल 5 साल में एक बार धोखा कस के देता है, और उसके पीछे कारण कुछ और नहीं होता बेटा, वही एल नीनो। जब एल नीनो आएगा तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। इस साल एल नीनो का इम्पैक्ट है, डिक्लेयर्ड है, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि एल नीनो का इम्पैक्ट शुरू हो रहा है। तो असर तो होगा ही, देखो क्या क्या होता है। बहरहाल चलिए अपने विषय पे लौटते हैं बेटा। तो हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां शायद पढ़ रहे थे, जहां तक मुझे याद है, बोले। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम लोगों ने ये देखा कि एक सामान्य विधेयक पर, सामान्य विधेयक की परिभाषा मैंने बताया, जो संविधान संशोधन न हो, जो धन विधेयक न हो, जो वित्त विधेयक न हो, उसके अलावा जो भी विधेयक होगा वो सामान्य विधेयक होगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पे गतिरोध हो जाए, कब गतिरोध होगा? 3 स्थितियां मैंने बताया। एक सदन पारित करे, दूसरा सदन ना पारित करे, एक सदन पारित करे, दूसरा सदन 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ना दे, एक सदन पारित करे, दूसरा सदन उसी रूप में स्वीकार ना करे, उसमें कुछ संशोधन करे। तो जाहिर सी बात है वो संशोधन अगर आप करोगे तो फिर पहले सदन से अनुमति लेनी होगी जिसने पास किया है, भाई वो इस संशोधन को मानती है कि नहीं मानती। और पहले सदन को आपने भेजा और पहले सदन ने कह दिया कि हम इस संशोधन को नहीं मानेंगे, हो गया डेडलॉक। अरे मान लेगी तब तो बवाल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे तो गतिरोध। अगर ऐसा हो गया तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में बीच का एक रास्ता बनाया गया। वो रास्ता ये बनाया गया कि राष्ट्रपति यदि चाहे, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं चाहेंगे, ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करेंगे। और डेफिनेटली राष्ट्रपति से कहा जाएगा कि संयुक्त बैठक बुलाइए, वो बुलाएंगे। संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा ये भी पूछा गया आपसे, विशेष में ये भी क्वेश्चन दिखा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और उसमें ये भी बताया गया कि जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। तो आपकी सामान्य बुद्धि तो बता ही रही है कि ऐसी दशा में पड़ला भारी होगा किसका? लोकसभा, क्योंकि वहाँ 545 लोग हैं भैया, वहाँ 245 है। तो 545 वाले मन बनाएंगे तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा ना ज्यादा। इसी के चरण में एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, फिर आगे बढ़ रहा हूं। क्या लोकसभा अध्यक्ष भी संयुक्त बैठक में अपना वोट दे सकता है किसी भी स्थिति में? नहीं। तो चलिए वो तो बाद में बात करते हैं, पहले आ जाते हैं कि संयुक्त बैठक छोड़ दीजिए, कोई विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत हो गया खाली, अभी संयुक्त बैठक का नहीं मामला है, पर ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य है, इससे सहमत है? वो एक एमपी है। लोकसभा अध्यक्ष एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। वो अलग बात है कि उसको एक अलग काम सौंप दिया जाता है कि आप अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा का जो सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति जो होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि वो सदन की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अरे राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सहमत है?
तो इतना ज्ञान आपको मैंने दिया ना, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में ही आया, तो क्या लोकसभा में ही लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है? किसी भी स्थिति में तो दे सकता है। इसको ठीक कर लीजिए। यदि बराबर का मतदान हो जाए तब वो अपना निर्णायक मत देगा, और जाहिर सी बात है उसका मत निर्णायक होगा ही। बराबर अगर हो गया तो जिस पड़ले की ओर जाएगा वो तो पास हो ही जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, बराबर के मतदान की स्थिति में निर्णायक मत वो देता है, और देने का हक उसको इसलिए होना चाहिए, वो भी एक सांसद है। क्लियर है? अब थोड़ा राज्यसभा की ओर चलिए। अभी ये सब पढ़ेंगे बेटा हम लोग को, अभी तो संसद में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये तो श्योर है ना। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। वहां अगर बराबर का मतदान हो गया तो क्या उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देगा? सदस्य ही नहीं है। एक बार फिर ठीक करिए, वो निर्णायक मत देगा। ठीक है, ये बड़ी मजेदार बात है कि सदस्य न होते हुए भी वो पीठासीन अधिकारी की हैसियत से वो अपना निर्णय बता देगा कि मैं किस पक्ष में हूं, और वो मान लिया जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब चलिए संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में अगर बराबर का मतदान हो गया, बाय द वे, तो क्या पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा तब, जबकि वहां राज्यसभा के लोग भी बैठे हैं? एक्चुअली हम ही उलझा दे रहे हैं आपको। हम ये सब ना बताते तो मुझे लगता है आप कुछ निर्णय ले पाते, लेकिन हम कुछ ज्ञान दे दे के आपको और परेशान ही कर दे रहे हैं। ना बोलते तो ज्यादा अच्छा था। मैं ये कह रहा हूं कि वहां लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सदस्य बैठे हुए हैं। संयुक्त बैठक में अगर बराबर का मतदान हो गया तो क्या लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक में निर्णायक मत दे सकता है? एक गांठ बांध लीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी कहीं भी हो वो अपना निर्णायक मत देगा, चाहे वो संयुक्त बैठक हो चाहे वो अलग अलग सदन में ही बात हो। ये ध्यान रखिएगा बेटा, संयुक्त बैठक में अगर बराबर का मतदान हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। ठीक है, एक नोट बना कहीं लिख भी लो बेटा, लिखें। यदि संयुक्त बैठक में बराबर का मतदान हो जाए तो, यदि संयुक्त बैठक में बराबर का मतदान हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकते। क्लियर हुआ बेटा? लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकते। एक ओवरऑल अवधारणा अपने मन में बैठा लीजिए कि पीठासीन अधिकारी जो भी होगा वो बराबर की स्थिति में मतदान करेगा, फिर आप कभी संकट में नहीं पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? अगली हेडिंग बनाइए, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? अध्यादेश। ठीक है, क्या होता है कुछ बताएंगे? थोड़ा बहुत कुछ जो भी आइडिया आ रहा हो। माने 50-50% का बंटवारा हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जरा समझने का प्रयास करिए। सरकार के 3 अंग होते हैं बेटा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। हम शुरू से बात कर रहे हैं आपसे। विधायिका के जिम्मे एक काम है विधि का निर्माण करना। विधि सिर्फ और सिर्फ विधायिका बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकता। लेकिन एक बड़ी भारी परेशानी है बेटा, उस परेशानी को समझिए। सदन की बैठक के बारे में आपने सुना है कि इसकी बैठक के 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ये पढ़ा है आपने? एक बार अगर सदन की बैठक होगी तो अगली बैठक की डेट ऐसी निर्धारित की जाएगी कि पहली और अगली बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। और आपको पता है कि संसद की बैठक हमेशा होती नहीं।
भाई हमेशा वो नहीं बैठक होती है। सामान्य रूप से आप, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, सामान्य रूप से साल में 3 बार बैठक होती है और हमेशा माननीय जो सांसद हैं वो जाके लोकसभा में नहीं बैठते। वर्ष में 3 ही बार उनकी बैठक होती है। तो एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच में 6 माह का अंतराल हो सकता है, संविधान में लिखा है। बोल नहीं रहे। मान लीजिए संसद की बैठक हुई, सत्र की समाप्ति की घोषणा हो गई। अब जब घोषणा हो गई उसके 6 माह के अंदर अगली बैठक होगी, लेकिन अमूमन 4 महीने 5 महीने के अंदर हो जाती है अगली बैठक। लेकिन मान लो 4 महीने के बाद ही होती है, तो 4 महीना बहुत बड़ी अवधि होती है किसी देश के लिए, वो छोटी अवधि नहीं है। आकस्मिक स्थितियां कभी भी प्रकट हो सकती हैं और आकस्मिक स्थितियां बता के नहीं आती, वो अचानक आती है। समस्या या संकट हमारे घर पे, परिवार पे, हमारे ऊपर, देश के ऊपर बता के थोड़ी आएगा, वो अचानक आता है। घरों में संकट आ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, फलाना हो गया, यह हम अनुमान लगा के बैठे रहते हैं ना ना। तो 4 महीने की अवधि तो बड़ी है ना बेटा, 5 महीने की। इस 5 महीने के बीच में देश में अचानक कुछ इस तरह का हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई शत्रु हमला कर दे, आक्रमण कर दे, बहुत कुछ हो सकता है। कोई विदेशी शत्रु भारत पे हमला करेगा तो आपसे पूछ के थोड़ी करेगा कि हमला करें, तैयार हैं? तो तैयार रहिए, 6 महीने पहले बता दे रहे हैं आपको। ऐसा तो होता नहीं, ये सब कुछ सडन होता है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अचानक देश के सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए, संसद की बैठक नहीं चल रही है, सत्र समाप्त हो गया, अचानक देश के सामने कोई ऐसी समस्या आ गई कि तुरंत एक कानून की जरूरत है, क्योंकि बिना उस कानून की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कानून कौन बनाएगा? जब बैठक होगी तब। बोल नहीं रहे। विधि का निर्माण कौन करेगा? विधायिका। और विधायिका तब करेगी जब बैठक होगी, तब करेगी। और बैठक की होने की अवधि तो 6 महीने निर्धारित की गई है। और कानून की हालत यह है कि अगले दिन एक कानून चाहिए, नहीं तो देश तबाह हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा? तो इसीलिए हमारे संविधान में एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। क्लियर है? वो ऐसे समझो ना कि जैसे हम लोग की गाड़ी में एक तो 5वां पहिया होता है, 4 व्हीलर में। क्या काम है उसका? कुछ नहीं है। सामान्य रूप से गाड़ी अगर ठीक ठाक है, टायर अगर बढ़िया है, तो लटका ही रहता है गाड़ी पे। लेकिन मुझे लगता है एक वैकल्पिक व्यवस्था आपको दी गई है। ऊपर वाला ना करे उसकी जरूरत महसूस हो कभी आप। बहुत ढेर सारे लोगों को तो नहीं महसूस होती। नई गाड़ी है तो मान के चलो कि 3 4 5 साल तक तो शायद ही जरूरत पड़े, लेकिन पंचर होने की बात है तो कभी भी हो सकती है भाई गाड़ी आपकी पंचर, है ना। तो इसलिए 5वां पहिया लगाया गया कि भैया अगर कहीं इस तरह की दिक्कत आए तो पहिया बदलिए और निकल लीजिए मौका वारदात से, है ना। इसी तरह से एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई। इसकी जरूरत हमेशा पड़े जरूरी नहीं। अच्छा, दिल्ली में अभी आपने देखा कुछ ड्रामा चल रहा है बीजेपी और आप पार्टी के बीच में। मैंने न्यूज अगर देखा हो तो आपको कुछ पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो कर्मचारी हैं दिल्ली के, उन पे नियंत्रण केजरीवाल का होगा। उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, फलाना ढमाका पर नियंत्रण कौन होगा? केजरीवाल का होगा। इसके पहले किसका था? केंद्र सरकार का था। जैसे दिल्ली पुलिस पे नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का है। केजरीवाल की कुछ नहीं सुन सकती पुलिस, सुनेगी ही नहीं, क्योंकि वो संघ शासित क्षेत्र है ना बेटा। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है। हमारे यहाँ पुलिस योगी की सुनेगी, लेकिन दिल्ली जो पुलिस है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली पुलिस ही नहीं, ढेर सारे प्रशासनिक का। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। तो केंद्र सरकार कुछ घबरा गई, कह रहे, और तुरंत अध्यादेश जारी किया गया। कहा नो, ये सारे अधिकार फिर केंद्र सरकार के पास ही रहे। तो आपने सुना होगा राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, उसी को लेके बवाल हो रहा। अभी फिर कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, रामलीला मैदान, वहीं पे फिर वो यहाँ से ड्रामा शुरू किया था, वहीं फिर आ गया वो। तो अध्यादेश का नाम तो सुनाई दे गया, समझ नहीं पाए क्या है। तो हम अब आपको समझा रहे हैं। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, पहली शर्त कि संसद का सत्र न चल रहा हो, और अचानक कानून की जरूरत पड़ जाए देश को, बिना कानून के देश तो चलेगा नहीं। अचानक कानून की जरूरत पड़ जाए
तो ऐसी दशा में संसद का इंतजार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार तुरंत एक आदेश जारी करेंगे, जिसे आदेश न कह के अध्यादेश कहा जाता है, और यह अध्यादेश उतनी ही ताकत रखता है जैसे कि संसद से किसी कानून को पारित कर दिया गया। माने कुल मिलाकर समझो कि कानून बन गया। तो संसद ने एक तरह से कानून बना दिया, केजरीवाल का सारा अधिकार फिर केंद्र ने अपने पास रख लिया, और सर्वोच्च न्यायालय भी अब कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद का है और कानून के पालन करवाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। क्लियर है बेटा? तो अब दिमाग में यह भी आता है कि अगर अध्यादेश से ही सब कुछ हो जाए तो फिर संसद की क्या जरूरत है? फिर ये लोग यही ड्रामा करेंगे, इंतजार करेंगे बैठक कब खत्म हो और फटाफट अध्यादेश जारी करा दें। नहीं, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है, इसकी कुछ शर्तें हैं बेटा, वो सुनना होगा। शर्त यह है कि जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा, जब माने कब? अरे 6 महीने के अंदर जरूर होगा भाई। जब अध्यादेश जारी कर दिए हैं तो आपको पता है कि अगली बैठक 6 महीने के अंदर जरूर होती है। ठीक है, इस बीच में अध्यादेश जारी हो गया तो उसके 6 महीने के अंदर बैठक तो जरूर होगी ना, इसलिए इसमें जोड़ा गया है 123 में कि जब संसद की बैठक प्रारंभ होगी उसके 6 सप्ताह के अंदर यह अध्यादेश संसद से पारित हो जाना चाहिए और नहीं तो समाप्त हो जाना। तो कुल मिला जुला के क्या दिमाग में आया? यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है उस समय के लिए जब संसद बैठक में न हो, और कानून अगर बहुत अच्छा है, कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सदन की जब बैठक होगी तो विधेयक प्रस्तुत करिएगा, सदन से पारित करा लीजिएगा, परमानेंट कानून हो जाएगा। तो अध्यादेश भी कानून ही है, ठेठ भाषा में कहें तो टेम्पररी कानून है, परमानेंट नहीं है। क्लियर है बेटा? तो बस उसकी शर्त यह है कि जब संसद की बैठक प्रारंभ होगी तो 6 सप्ताह के अंदर, भूलिएगा मत, ये बहुत पूछा जाता है, विदिन 6 वीक संसद से इसे पारित हो जाना चाहिए, और अगर ये पारित नहीं हुआ तो अध्यादेश समाप्त। क्लियर है बेटा? हेडिंग बना के जरा लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश और इसका वर्णन है आर्टिकल 1, 2, 3 में। तो नंबर बहुत प्यारा है, याद आसानी से हो जाएगा, बस 3 तक गिनती गिनिएगा। 1, 2, 3 है ना? एक ने कहा करो 1, 2, 4 बोल दें तो 1, 2, 4 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा और पहुंच जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 1, 2, 4 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। क्लियर है? तो पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तब पढ़ेंगे। लिखे, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, क्या बेटा? जब संसद का सत्र न चल रहा हो, अनिवार्य विधि की आवश्यकता हो, अनिवार्य किसकी बेटा? अगर नहीं अनिवार्य है तो 6 महीने रुक जाइए, सदन की बैठक होगी, सदन से पास करा लीजिएगा। लेकिन केंद्र सरकार ये बताती कि अरे ना ये इतना जरूरी है कि पूछिए मत, अब एक दिन का इंतजार करना उचित नहीं है। तो उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि विधि की अनिवार्यता है, अनिवार्य विधि की आवश्यकता हो। लिख लिया बेटा? ऐसी दशा में आर्टिकल 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो आज बहुत कम ही मित्र जुड़े हैं भाई, लग रहा है सब गर्मी से बेहाल है क्या? हाँ, सूर्य प्रताप जी पहले की तरह से मुस्तैद हैं, तो ये बेचारे एकदम लगे रहते हैं, बड़ा अच्छा है। तो पढ़ना ही चाहिए बेटा, पढ़ाई एक कंटिन्यूअस चीज है, और ये कोई शौकिया चीज नहीं है कि आज हमारा मन किया तो पढ़ लेते हैं, कल हमारा मन नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कुछ चाहिए तो कमिटमेंट दिखाना होगा बेटा, कमिटमेंट दिखाएंगे आप तभी तो कुछ मिलेगा। बहरहाल हो सकता है ढेर सारे मित्र बाद में देखते हो वीडियो, अलग बात है, देखते तो जरूर है, क्योंकि बाद में जब मैं देखता हूँ डेटा एनालिसिस
तो देखने वालों की संख्या 20-20, 25-25 हो जाती है। इसका मतलब बाद में लोग देखते होंगे। कुछ तो साहबजादे सो रहे होंगे। हाँ, ये भी एक समस्या है। सुबह से आजकल बच्चों के सोने होने का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा अजीब है। आ, आए? नहीं, कारण है ना बेटा, उसका कारण है कि एक्चुअल में देखो, पहले जो हम लोगों का कल्चर था, सौभाग्य से मैंने तो देखा है दोनों। आप लोग नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है दोनों बचपन में। नहीं, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। अभी भी गांव में आप जाओ तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा एक नियम का कड़ाई से पालन करना चाहते हैं। वो हो नहीं पाता, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहते जरूर है। देखो, पहले क्या था कि हम लोग पास कृत्रिम प्रकाश की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आज से अगर 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो आर्टिफिशियल लाइट की बहुत व्यवस्था नहीं थी। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट की बेटा व्यवस्था थी नहीं। गांव की जिंदगी जो होती थी वो लालटेन और इस तरह की चीजों से चलता था। और उसमें देखने की क्षमता कितनी होती थी, आप अंदाजा लगा, काम चल जाए किसी तरीके से तो हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों की दिनचर्या उसी के अनुरूप ढली हुई थी कि मुझे याद है बचपन में गांव में मैंने देखा था कि सूर्यास्त के पहले, माने सूर्यास्त हो रहा हो तो खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। तो उस समय ट्रेडिशनल ढंग से वो लकड़ी से खाने वाने बनते थे। आजकल जैसा गैस वैस तो है नहीं, ही नहीं। तो सभी छोटे बड़े, ऐसा नहीं कोई बड़ा था या छोटा था, नहीं नहीं, सबके यहाँ एक ही प्रोसेस था। तो वो मिट्टी के वो चूल्हे होते थे, तो उसमें आग लग जाती थी। नहीं लगे तो बड़े बड़े बुजुर्ग एकदम फायर हो जाते थे कि अरे शाम हो गई भी, आगे ही नहीं लगी, कोई गम है, कोई शोक है क्या? तो जल जाती थी। कुल मिला के मान के चलो कि 7, 7:30, 8 बजे तक भोजन वोजन करके बड़ी मुश्किल से, और जाड़े की अगर बात करो तो 7 बजे तक तो फिर काम हो ही जाता था। लोग बिस्तर में चले जाते थे और जी भर के सो भी लेते थे। बस एक उम्मीद की जाती थी, सूर्य का प्रकाश दिखते ही सक्रिय हो जाइए, क्योंकि फिर डे लाइट को बर्बाद नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग लोग जग जाते थे, फ्रेश फ्रेश होकर एकदम रेडी हो जाते थे, सूर्य का प्रकाश जैसे दिखता था सक्रिय हो जाते थे। और बड़ी मजेदार बात है बेटा कि हम लोग ढले उसी के लिए हैं। ये ह्यूमन बॉडी का जो एडॉप्शन है ना बेटा, स्वीकारिता है, वो बहुत बढ़िया है। आप करके देख लो, कोई आज की डेट में कर नहीं पाएगा, बड़ी मुसीबत है। आप 8, 8:30 बजे के आसपास डिनर लीजिए और 9 बजे के आसपास आप सो जाइए। देखो, बच्चों को ये लगता है या किसी को ये लगता है कि समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर आप 9, 9:30 बजे सो जाते हो, मैं लिख के दूंगा 4 बजे आप जग जाएंगे। कितना सोओगे भाई? और वो नींद इतनी बढ़िया आती है ना बेटा कि पूछो मत। एकदम आप हेल्दी। अभी क्या हो रहा है, बच्चे 2 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं। 8 घंटे सोया, अरे 8 घंटे सो लिए, लेकिन फिर भी सो के उठेंगे, सर भारी भारी सा अजीब सा फील होता रहेगा। और आप वही काम कर लो, थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लो, आप 10 बजे सो जाओ, 5 बजे तक आप बिल्कुल आराम से जग जाओगे। और मुझे लगता है ये कुल मिला के 7 घंटा होता है। यहाँ तो 8 घंटे सो के भी सर भारी हो रहा है, आप 7 घंटे एकदम फ्रेश फील करोगे आप। ये बॉडी इसीलिए बनी ही है बेटा, हम लोग अब ज्यादती कर रहे हैं, और इसीलिए दुनिया भर की जो बीमारियां फैल रही है ना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अ, जैसे मेरे साथ कोई बड़ा सीवियर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन एक बार मैं हरिद्वार चला गया एक आश्रम में। वो मेरे ग्रैंडफादर इस सब चीजों से बड़ा था, जबरदस्ती मुझे पकड़ लेते, तुम भी चलो। मैंने कहा मैं क्या करूंगा पिया जाके। खैर मैं गया। वहां का टाइम शेड्यूल बड़ा जबरदस्त था। सूर्यास्त के पहले हर हाल में भोजन कर लेना चाहिए, वहां पे वही नियम था। 3-4 दिनों में हेल्थ इतना बढ़िया हो गया, ये पूछो मत, उनके टाइम शेड्यूल पे। अब चूंकि वहां बाध्यकारी ही था, वहां आपके पास विकल्प तो था ही नहीं। हाँ, तो वो लाइफ टाइम जो है ना, धीरे 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 धीरे, एक हफ्ते, वो 10 दिन के लिए गए थे। तो खैर टाइम शेड्यूल तो वही होता था, लेकिन सुबह वो पूजा पाठ में मैं मसूरी उसूरी निकल जाता था। तो ये हुआ कि मैं अपना पूजा पाठ करूं, भाई अपना करें, मैं साथ देने के लिए आया था।
तो ये तो है ही है बेटा, लेकिन ये है कि आजकल के बच्चों का क्या है कि आर्टिफिशियल लाइट है, दिन रात में कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। महानगरों में अगर देखोगे तो मुझे लगता है रौनक रात में ही बढ़ जाती है। अरे भाई 6 बजे 7 बजे लोगों के ऑफिस बंद होते हैं, तो घर पे आए, फ्रेश व्रेश हुए, अपना कारोबार लिए, फैमिली लिए बाहर निकल पड़े, तो 12 बजे 1 बजे तक तो अपना खाना पीना घूमना घामना हो जाता है। तो कैसे आप सुबह उठोगे भाई, 10 बजे तो बजेगा ही। तो मुझे लगता है हमारे ढेर सारे मित्र ऑनलाइन वाले उसी जीवनचर्या वाले हैं। बहरहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। आ, चलो इस पे आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश पे क्या लिखा बेटा, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, अनिवार्य विधि की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 23 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। यहां तक हो गया। यह अध्यादेश संसद द्वारा पारित विधि के समान शक्ति रखता है। तो मुझे लगता है कि संसद से पारित विधि और इसमें कोई अंतर नहीं होता। संसद द्वारा पारित विधि के समान शक्ति रखता है। क्लियर है बेटा? हाँ, बस एक संकट था इसका, वो आपको हम बता दें। इसकी एक कंडीशन है। नहीं, आप ही बताओ बेटा कि अगर संसद के काम को इस तरह से बाईपास करो आप, तो फिर तो जो केंद्र में सरकार होगी बड़ी चालाक होगी। संसद के सत्र तक टाल मटोल के निकाल दो, और जब सत्र खत्म हो दनादन अध्यादेश जारी कर दो। ना कोई तू ना मैं, न बहस न चर्चा, कुछ नहीं। तबाह हो जाएगा लोकतंत्र ना बेटा। इसलिए कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। तो उसकी कुछ कंडीशन दे दी गई बेटा, वो कंडीशन आपको लिखना होगा। लिखें। हाँ, परंतु संसद के सत्र के, परंतु भूलिएगा नहीं बेटा, है बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। परंतु संसद के सत्र के प्रारंभ होने के, परंतु संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर, विद इन 6 वीक, इसे पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। इसे पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। ये इसकी एक छोटी सी कंडीशन है। ठीक है। एक मैं आर्टिफिशियल क्वेश्चन पूछूं, सोच के, और सोच के ही जवाब दीजिएगा। एक अध्यादेश अधिक से अधिक कितने दिनों तक जारी रह सकता है? हम विकल्प दें। एक अध्यादेश अधिक से अधिक कितने दिनों तक लागू हो सकता है, किसी भी कंडीशन। जब अधिक से अधिक बोला जाए तो कंडीशन कोई भी हो। विकल्प दें। 6 माह से कम, विकल्प 6 माह, विकल्प 7.5 माह, विकल्प 7 माह। पूछा गया है क्वेश्चन, अधिक से अधिक। मैंने पूछा अधिक से अधिक कितने दिन तक। अरे एक चीज बताओ, सुन लो। एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच में 6 माह का अंतराल हो सकता है? 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार अगर बदमाशी पे आमादा है, 6 महीने में बैठक बुलाए, और फिर 42 दिन। 42 दिन का मतलब क्या, लगभग 1.5 महीना। तो 6 महीना ये और 1.5 महीना वो, यानी अधिकतम इसको डिलेट किया जा सकता है कितना बेटा, लगभग 7.5 माह। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, ताकि थोड़ा आपकी स्किल का भी प्रयोग हो और थोड़ा समझ भी हो जाए। क्लियर है बेटा? अगला देखो क्या कैटेगरी हम लोगों ने बनाया है। ये आपका हुआ बेटा विधायी अधिकार। विधायी अधिकार में कुछ और भी है, उसको भी थोड़ा सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए। पहला ये कि कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति के विधि नहीं बनता, ये उसका विधायी अधिकार है। लोकसभा के कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, यह उसका विधायी अधिकार है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह उसका विधायी अधिकार है। कुछ प्रतिवेदन को वो सदन के पटल पे रखवाता है, यानी कुछ ऐसी रिपोर्ट होती है जो राष्ट्रपति को दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उसको सदन के पटल पे रखवाते हैं।
ये भी आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा इस पे बात कर लिया जाए। पॉइंट बना के लिखें। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये उसका कौन सा अधिकार है बेटा? विधायी अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला, वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को क्या करता है बेटा? मनोनीत करता है। अगला, कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के विधि नहीं बन सकता। कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के विधि नहीं बन सकता। क्लियर हुआ बेटा? आगे उसी में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए। कुछ प्रतिवेदनों को वो सदन के पटल पर रखवाता है। ठीक है, तो थोड़ा लिख लिया जाए बेटा। पहला, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये तो समझ में आ गया कि बजट भले ही वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो प्रस्तुत करवाता है कौन? राष्ट्रपति, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। बजट, अरे भाई राजा का मंत्री है ना, काम करेगा। तो राष्ट्रपति है राजा और वित्त मंत्री है उसका मंत्री, तो वित्त मंत्री को कहता है प्रस्तुत करो बजट। तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति की ओर से। इसीलिए कहा जाता है कि बजट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली जाती है। ये भी सदन पटल पर रखवाता। अगला बेटा, सीएजी का प्रतिवेदन। सीएजी का प्रतिवेदन वो सदन के पटल पर रखवाता है। हो गया बेटा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। ठीक है बेटा, इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट हैं जिसको वो सदन के पटल पे रखवाता है। क्लियर है? अब देखो लिस्ट में अगला नाम क्या है? हाँ बेटा, देखिए हेडिंग बना लें, सैनिक शक्ति। हाँ लिखें, राष्ट्रपति तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना बेटा? राष्ट्रपति तीनों ही सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है बेटा। वर्दी पहने चाहे ना पहने, वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है। कौन? राष्ट्रपति, है ना? अब जाहिर सी बात, अगर सुप्रीम कमांडर है तो कुछ तो काम करेगा, तो कुछ काम होगा सुप्रीम कमांडर की हैसियत से। ध्यान रखना, युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति करता है, यानी सेनाएं युद्धरत तब तक नहीं होंगी जब तक अरे भाई हमारे सुप्रीम कमांडर का आदेश नहीं होगा तब तक सेनाएं कैसे युद्ध करेंगे? ये एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है, लेकिन इस औपचारिकता को पूरा करना ही होगा। राष्ट्रपति अपने मन से बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मंत्रिपरिषद जब उनको बोलेगी कि आप ऐसा कहिए, सेना को आदेशित करिए, वो सेना को आदेश देंगे और सेनाएं युद्धरत हो जाएंगी। तो सेनाएं रोकेंगी तब तक नहीं जब तक महामहिम का आदेश नहीं होगा। तो लिख लें, अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए युद्ध तथा शांति की घोषणा, अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए
युद्ध तथा शांति की घोषणा कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। देखो एक लाइन में तो लिख लिए, बड़ा सिंपल लग रहा है, कल को परीक्षा में विकल्प बना के घेरेगा तो तकलीफ दे देगा ये। भारत में युद्ध की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नहीं, विकल्प बना बना के ना आपको तंग किया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राष्ट्रपति करता है। अब किसके कहने पे करता है नहीं करता है वो बात की बात है, लेकिन करता कौन है बेटा? राष्ट्रपति। लिखें, मुख्य सेनापति की हैसियत से मुख्य सेनापति की हैसियत से या अधिकार से, जो भी चाहे लिखे, अधिकार से वह तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च सेनापतियों की नियुक्ति करता है। वह तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च सेनापतियों की नियुक्ति करता है। मतलब थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च सेनापतियों की नियुक्ति करता है। आजकल आपको पता है एक नया पद बना दिया गया है ना सेना में, जो कोऑर्डिनेट करता है तीनों ही सेनाओं को, जिसका नाम रखा गया सीडीएस। दुर्भाग्य से सीडीएस एक परीक्षा का भी नाम है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, परीक्षा वाले सीडीएस का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और इस जो पद का नाम सीडीएस है इसका मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ के चीफ माने जाते हैं, यानी सेना का सबसे बड़ा पद है। इससे बड़ा पद सेना में कोई और नहीं है। बिपिन रावत जी थे, वो पता ही है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, तो अब तब से वो पद बनाए जा रहे हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन सीडीएस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब एक और चीज सुनो, बड़ा मजेदार है। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, ये तो आपको पता ही है, पढ़ेंगे हम लोग आगे कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी न्यायपालिका है। न्यायपालिका के शीर्ष पर है कौन बेटा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन हमारे यहाँ एक न्यायिक प्रणाली बड़ा पैरेलल चलती है, तो वो क्या है बेटा? उसको जरा समझिए। एक हमारे यहाँ संगठन है जिसको हम लोग जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं सेना, मिलिट्री। सेना एक ऐसा संगठन है जिसका सब कुछ अपना होता है, एवरीथिंग। उनका अपना सप्लाई कोर है, उनका अपना सिग्नल कोर है, उनका अपना एजुकेशन कोर है, सब कुछ उनका अपना है, मेडिकल कोर है उनका, सब कुछ अपना है। सेना किसी से सपोर्ट नहीं लेती। सेना जब डिप्लॉयड होगी वो किसी से मदद नहीं मांगती। कहीं पुल बनाना है, सेना मूव कर रही है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग से मदद थोड़ी मांगेगी। सेना का अपना इंजीनियरिंग कोर है, बस दन दनाते हुए पुल बना ले जाएगा। उनका सिग्नल कोर है सेना का। सिग्नल कोर का मतलब जो कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। सुन के हैरत में होंगे आप कि पल भर में एक पैरेलल कम्युनिकेशन खड़ा कर देंगे देश में, वो पल भर में जो आपका ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है, मोबाइल मोबाइल, इसके समानांतर खड़ा कर देंगे। इतनी क्षमता है उनमें। इसलिए युद्ध क्षेत्र में जब वो जाते हैं तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग ही नहीं करते, वो अपना पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी सेना के 4-5 बच्चे बंदूक बंदूक लेके, वर्दी पहन के, फुल यूनिफॉर्म में, और 20-25 बच्चे हथियार हथियार लेके किसी मार्केट में निकल जाएं और बदमाशी के मूड में हो, उनका खून थोड़ा गर्म भी होता है, कौन रोकेगा उनको? अरे कौन रोकेगा, मुझे बताओ ना, बताइए प्लीज। पुलिस? आपको लगता है इनकी औकात है, इनकी हैसियत है?
काफी पहले दिन मैंने अखबार में पढ़ा, वो मैं क्योंकि इन चीजों पर नजर रखता हूँ इसलिए मुझे याद रहता है, आप भी पढ़ते हैं या भूल जाते हैं, बस यही अंतर है। सेना का एक मेजर मेजर जो सेना का होता है, मान के चलिए कि अगर राइट टाइम पे उसका सिलेक्शन हो गया तो 26, 27, 28 साल में मेजर हो जाता है। एनडीए से अगर गया है तब तो थोड़ा और पहले भी संभावना है मेजर हो जाए। सीडीएस से गया है, मान लीजिए 18-19 साल में अगर वो सीडीएस में चला गया तो मान लीजिए कि 26-27 साल में मेजर हो जाता है। एकदम यंग होते हैं बच्चे, आप सेना के मेजर से कभी मिलो तो एकदम यंग होते हैं, वो बताते हैं मैं मेजर हूं, तो थोड़ा समझना पड़ता है कि यार ये मेजर है भी कि ऐसे ही बोल रहा है। तो हुआ क्या कि एक मेजर अपनी वाइफ के साथ इधर मेरठ में किसी इलाके में मार्केटिंग करने वो निकला। तो सरकारी गाड़ी से निकला। हाँ, लेकिन सेना का एक दस्तूर है कि अगर सेना अपने गवर्नमेंट व्हीकल से अगर निकल रही, सरकारी गाड़ी से निकल रही है अधिकारी, तो अधिकारी हर हाल में आगे बैठेगा। अगर जीप है, अमूमन वो जीप से चलते हैं, तो अधिकारी आगे बैठेगा, वाइफ पीछे बैठेगा। और अधिकारी अगर नहीं है, वाइफ ही जा रही है, तो आगे की सीट खाली रहेगी। पुलिस विभाग में मैडम ही आगे बैठेंगी, साहब भले पीछे बैठ जाएं, तो उनका अपना एटिकेट है। तो अपनी वाइफ के साथ मार्केटिंग करने गया था और कहीं कुछ पुलिस वालों से तू मैं हो गई, हो गया होगा। फिर थोड़ा ज्यादा मामला बिगड़ गया, तो पुलिस ने कहा कि भाई अरेस्ट करेंगे। तो तब तक उसका ड्राइवर भी आ गया, वो यूनिफॉर्म में था। अच्छा, इन लोगों को लगा कि ऐसे ही बोल रहा है ये सेना का कोई अधिकारी नहीं, तो ड्राइवर आके पता, फिर भी पुलिस वाले नहीं माने, ले गए। और वो बार बार कह रहा था कि ऐसी गलती ना करें, खामियाजा भारी हो जाएगा आपके ऊपर। माने नहीं। और उसका जो कमांडिंग अफसर था, सीओ था, जैसे उसको पता चला कि मेरे एक मेजर को पुलिस ने पकड़ा है, उसने पूरी यूनिट को मोबिलाइज कर दिया। कहा मौका वारदात पे हमला। अरे भैया, सेना के लोग अपने इतने आर्म्स एमुनेशन लेके जहां पहुंच जाएंगे वहां सांस टंग जाएगी। वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस जिले के एसपी और डीएम और 2-3 और वरिष्ठ अधिकारी सबको पकड़ लिया सेना वालों ने, कहा चलो अब तुम्हें कौन बचाएगा ये देखते हैं। और अपने अधिकारी को भी ले लिया जिसको गिरफ्तार किया था, इनको ले जाके बंधक बना लिया अपने कंटोनमेंट में। अब उनका सेवा सत्कार किया कि नहीं किया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि बड़ा बवाल हो गया। तो उनके पास ताकत है बेटा, और उनको रोक पाना बहुत आसान नहीं है। अगर वो शक्ति का दुरुपयोग करने पे आमादा हो जाए तो शक्ति को शक्ति से रोका जाता है ना बेटा। हम चौक पे जाके बदमाशी करें, पुलिस हमें रोक लेगी, क्योंकि उनके पास पावर है, शक्ति है, बंदूक है, लोग हैं। सेना से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और सेना कभी कभी वायलेंट अगर हो गई ना, तो पुलिस के लिए रोकना दुभर हो जाएगा, पुलिस नहीं रोक पाएगी। और अक्सर आप देखते हैं पुलिस और सेना में झड़प होती है तो पिटता कौन है, अक्सर आपने देखा होगा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप बेहतर समझ रहे हैं। अब एक बात मुझे बताइए, तो सेना के लोग अगर जाके ऐसा काम करें भाई, तो इनको भी पकड़ धकड़ तो करनी पड़ेगी ना। अब पुलिस तो इनको गिरफ्तार कर ही नहीं पाती, और नहीं जाए तो बेहतर है। तो इसीलिए सेना की अपनी एक पुलिस बनाई गई है जिसको सेना पुलिस कहते हैं। वो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो सेना के लोग हैं वो उनको देख के समझ जाते हैं कि मिलिट्री पुलिस का आदमी है। वो एक्चुअल में वहां पे वर्दी सेना की ही पहनते हैं, लेकिन वहां पे आप देखोगे एक 3-4 इंच की चौड़ी एक रेड कलर के टेप लगा होता है जिसपे एमपी लिखा होता है। उस पर एमपी लिखा होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है, दिखता भी है। तो मैं पहली बार जब विद्यार्थी जीवन में देखा इलाहाबाद में, तो मुझे लगा ये मध्य प्रदेश पुलिस है। फिर बाद में मुझे मालूम चला नहीं ये मिलिट्री पुलिस है। और जितना पुलिस को देख के हम लोग घबराते हैं, उतना ही मिलिट्री पुलिस को देख के मिलिट्री वाले घबराते हैं, उतना ही। क्योंकि तुम टैंक लेके आओगे ना, तो टैंक मेरे पास भी है, समझ लो। तो बराबरी का मामला होता है। सेना का अपना भी न्यायालय होता है, सेना की अपनी न्यायपालिका होती है, ध्यान से सुनना, जिसको हम लोग कहते हैं सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है। तो सेना का बच्चा अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो उसका केस सामान्य न्यायालय में नहीं चलेगा, उसका केस कहाँ चलेगा बेटा, सेना न्यायालय में। और बड़ी मजेदार बात है
कि सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती। कितना भयानक न्यायालय आप कल्पना करो कि सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इवन सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं होगी। अंतिम फैसला है सेना का, वो मृत्युदंड तक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, न्यायालय है कुछ भी, वहां जज नहीं होते। सेना न्यायालय में जज नहीं होते, सेना का अधिकारी ही वर्दी पहन के बैठता है और वही फैसला करता है। वहां कोई वकील वकील नहीं होते, जो कहना है आके खड़े होइए, कहिए अपनी बात, खुद ही बताइए और फैसला होगा आपके विरुद्ध। और वो फैसला इतना भयानक होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में दोबारा अपील नहीं कर सकते, वो फैसला अंतिम होगा। एक के पास अधिकार है, महामहिम के पास अधिकार है, वो सेना न्यायालय के निर्णय को पल भर में निरस्त कर सकते हैं। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा कर सकते हैं। इसलिए नहीं वो राष्ट्रपति हैं, इसलिए वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति है और सेना के किसी छोटे अधिकारी के आदेश को बड़ा अधिकारी जब चाहे तब पलट सकता है। तो सेना के सुप्रीम कमांडर होने के कारण सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है। तो उनके निर्णय को वो क्या कर सकता है बेटा, निरस्त कर सकता है, क्षमा कर सकता है, बदल सकता है, खत्म कर सकता है, स्वरूप बदल सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो एक लाइन जोड़ लो बेटा, सेना का सुप्रीम कमांडर होने के कारण, सेना का सुप्रीम कमांडर होने के कारण वह सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी शक्ति रखता है। सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी क्या बेटा, शक्ति रखता है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये सब उसके सैनिक अधिकार थे। अगला बेटा देखो, आज कोशिश किया जाए निपट जाए बेटा। हाँ, न्यायिक अधिकार। लिखें, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, भारत के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्या बेटा, क्षमादान की शक्ति रखता है। क्षमादान की शक्ति रखता है। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़ा है अभी, तो सेना न्यायालय के निर्णय भी रखता है, अभी तो लिखा है ना, तो आप इसके अधीन भी मान सकते हैं, यानी ये भी उसकी न्यायिक शक्ति ही है कि सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी वो क्षमादान की शक्ति रखता है। तो एक बात ध्यान से अभी हम लिखाएंगे भी, क्षमादान का अर्थ बहुत व्यापक है, हम लोग उसको नैरो सेंस में समझते हैं। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का मतलब यह है कि वो एरिया बड़ा व्यापक है। एक्चुअल में हम लोग क्षमा माना समझते हैं कि पूरी तरह से मुक्त कर देना, जैसे हम लोग के दिमाग में होता है क्षमा का मतलब यह है कि पूरी तरह से इग्नोर कर देना। नहीं नहीं, राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है 72 में, उसका थोड़ा व्यापक सेंस है। वो क्या है, वो दंड के स्वरूप को बदल सकता है। मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे हाँ, आजीवन कारावास में बदल सकता है। किसी को सश्रम कारावास मिला है तो साधारण कारावास में बदल सकता है। किसी को 20 साल की सजा मिली है तो उसको 10 साल में बदल सकता है। यानी दंड जो भी है उसके स्वरूप को बदल सकता है, ये भी अधिकार है उसके पास। क्लियर है बेटा? दंड की अवधि को कम कर सकता है, दंड पूरी तरह से माफ कर सकता है, मानी ये भी उसके पास अधिकार है कि पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। तो क्षमा का अर्थ व्यापक, मैंने बताया, उसको व्यापक समझिएगा। क्षमा का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से माफ कर, वो भी है,
वो दंड के स्वरूप को बदलता है, दंड की अवधि को बदल सकता है, पूरी तरह से माफ कर सकता है, यानी सब कुछ उसमें शामिल है। कभी आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व होता है ना, राष्ट्रीय पर्व मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इसको हम लोग राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। तो सामान्य रूप से राष्ट्रीय पर्व पे राष्ट्रपति सारे कैदियों की क्षमा सजा को कुछ न कुछ कम कर देता है। हाँ हाँ हाँ, वो आदेश जारी कर देता। बस शर्त यह है कि जेल में उसका चाल चलन अच्छा रहा हो। हाँ, ये नहीं कि जेल में मार पिटाई और हंगामा हरदम करते रहो तो मुसीबत है। तो आप इसलिए देखते हैं जिसको 20 साल की सजा मिली हो वो 20 साल का दंड नहीं भोगता। वो मान के चले कि 10-11 साल तक जाते जाते तो अरे भाई न जाने क्या 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर आया होगा, तो उसमें अगर थोड़ा थोड़ा भी वो कम करते हैं तो कुल मिला के मजे का कम हो जाता है। तो मान के चलिए कि लगभग 60% या 65% दंड पूरा करते करते आपका दंड मान लिया जाता है कि पूरा हो गया। क्लियर है? अभी बड़ा बवाल मचा बिहार में। अरे अभी तो बड़ा हल्ला दंगा मचा था, आनंद मोहन सिंह, भूल गए? इतना हंगामा मचा बिहार में, आनंद मोहन सिंह को आजीवन कारावास, और डीएम की हत्या हो गई थी, उसमें इनको आजीवन कारावास हुई, लेकिन अभी इनको छोड़ दिया गया आनंद मोहन को। अब चुनाव उनाव करीब है तो भाई सब वैसे लोग बाहर आएंगे तभी ना चुनाव में आनंद आएगा। तो सरकार तो अपना गेम खेल रही है। तो ये सब है राष्ट्रपति के पास। अब ये है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से तो काम करता नहीं, उसे करवाया जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक तो नहीं है। बहरहाल आगे बढ़े बेटा। तो क्षमादान का अर्थ क्या है बेटा? व्यापक है, वो हम लिखाएंगे नहीं। आप समझ रहे हैं ना? क्षमा कर सकता है। लास्ट लाइन बोलो क्या लिखा है? रखता है। लिखें, यह शक्ति व्यापक अर्थों में है। वो अर्थ आपको हमने बता दिया, आप समझ रहे हैं। यह शक्ति व्यापक अर्थों में है, बड़े अर्थों में है। ठीक है? एक पॉइंट और जोड़ लो बेटा। अपने इन्हीं अधिकारों का, पैरा चेंज करके बेटा, अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह, हेडिंग क्या बनाया था इसका? हाँ, न्यायिक शक्ति। अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आज इसको बेटा निपटा लिया जाए, भाग 5 बहुत विस्तार में पढ़ना है। ठीक है? सेना न्यायालय वाला पढ़ ही चुके हो आप, सैनिक शक्ति अधीन मैंने लिखा दिया है। और ये कि परीक्षा में बांट बांट के नहीं देखना है, ये सबको एक साथ देखना है। क्योंकि अलग अलग शक्तियां थी, उसकी हमने कैटेगराइज किया है। परीक्षा में थोड़ी पूछेगा इस सेना न्यायालय के विरुद्ध जो उसकी शक्ति कौन वाली है, क्या है, ये आपसे जरूर पूछ लेगा। क्लियर है बेटा? एक और उसी में जोड़ो, अभी एक शक्ति और है उसकी। हाँ, अनुच्छेद 143 के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट बना के बेटा, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किससे बेटा? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता। यह परामर्श क्या बेटा? बाध्यकारी नहीं होता। मतलब नहीं, दोनों बेटा। जैसे ये परामर्श मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर परामर्श दे ही दिया तो ये भी मानने के लिए बात। तो परामर्श मतलब सही अर्थों में है कि दोनों तरफ एकदम खुली छूट रहे। हम आपसे कहें कि बेटा फलाने विषय पे सलाह दीजिए, आपका हमको नहीं पता सर, उस विषय पे हमको जानकारी ही नहीं, तो हम क्या परामर्श दे? तो हम नहीं देंगे। और मान लीजिए आपने दे ही दिया तो मैं भी कह दूंगा कि आपका परामर्श मुझे ठीक नहीं लग रहा। परामर्श का मतलब यही होता है ना, बाइलेटरल ऑटोनॉमी चाहिए। हम अंडवंड विषय पे आपका परामर्श कैसे ले सकते हैं? जिस विषय पे आपकी कुछ ओपिनियन ना हो,
कहे नहीं नहीं बताइए, एक रॉकेट प्रक्षेपित करना है, कै तारीख को छोड़ा जाए? आपका हम क्या जाने सर कै तारीख को छोड़ा जाए, आप समझिए बूझिए। तो जाहिर सी बात है कि हर विषय पे हर व्यक्ति ओपिनियन नहीं दे सकता। तो दोनों तरफ ऑटोनॉमी दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो न दे, और दूसरा अगर दे तो राष्ट्रपति भी चाहे तो ना माने। क्लियर है बेटा? आगे बढ़िए, अगला प्रकार देखो बेटा जल्दी जल्दी। राजनयिक शक्ति। मुझे लगता है एक और बचा होगा, आपातकालीन शक्ति, यही ना बेटा? तो अब हो जाएगा, आज हो जाएगा। लिखे, विदेशों से सभी प्रकार के संधि व समझौते, विदेशों से सभी प्रकार के संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। पता नहीं ये मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? समझ रहे हो ना? कोई बड़ा टेक्निकल नहीं इशू है। ऐसा है कि भले विदेश मंत्री जाए, भले कोई सचिव जाए, भले प्रधानमंत्री जाए, आप देखते प्रधानमंत्री जाते हैं बड़े समझौते वगैरह होते हैं, समझौता कोई भी करेगा वो समझौता ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही माना जाएगा। क्लियर है बेटा? लिखें, अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। तो चलो ये भी पता चल गया कि राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। क्लियर है बेटा? साथ ही विदेशी राजदूतों से आधिकारिक पत्र भी प्राप्त करता है। साथ ही विदेशी राजदूतों से क्या बेटा? आधिकारिक पत्र भी प्राप्त करता है। आधिकारिक पत्र का मतलब, हाँ ऑफिशियल, अंग्रेजी में ट्रांसलेट मत करो, है ना, भाव बताओ। जैसे सुनो, जैसे अमेरिका से कोई राजदूत आया तो अमेरिका की सरकार उसको एथराइज करके भेजती होगी ना, नहीं तो फिर इतने फ्रॉड हैं लोग कि कोई भी आके कह देंगे हम ही है राजदूत। ऐसे नहीं होगा। उस देश की सरकार उनको अपॉइंटमेंट या कोई अधिकार पत्र देता होगा ना कि भाई आप इंडिया में जाइए, तो वो लेटर आके भारत में, वो लेटर महामहिम को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं कि सर हम अमेरिका के राजदूत हैं। फिर अमेरिका के राजदूत को राष्ट्रपति भारत में रहने की अनुमति देगा। उसी को आधिकारिक पत्र कहते हैं, लेकिन विधि की भाषा में उसको क्रीडेंशियल लेटर या प्रत्यय पत्र कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, इसे हम प्रत्यय पत्र कहते हैं। ठीक है बेटा? अगला है बेटा आपातकालीन शक्ति। अगला प्रकार शायद यही है, आपातकालीन शक्ति। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से सुनो, एक चैप्टर ही है हमारे संविधान का आपातकालीन शक्तियां, बहुत विस्तार से पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो यहां हम सिर्फ नाम बता देंगे, जब वो चैप्टर आएगा ना बेटा तो आपातकालीन शक्तियों की बहुत डिटेल पढ़ना है, 3-4 दिन लगेगा, इतनी आसानी से नहीं निपटेगा ये, है ना। तो आज खाली नाम लिखते हैं बेटा, है ना। पहला, राष्ट्रीय आपात। घबराइएगा नहीं बेटा, ये आगे आपको पढ़ना है बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में पढ़ना। मैं बताया ना इसमें टाइम लगेगा, हड़बड़ी दिखाएंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। बस नाम अभी याद रखना, आपातकालीन शक्ति। अनुच्छेद बेटा याद है? 352। हाँ, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का वर्णन हमारे संविधान के 352 में है। अगला, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात।
राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग राष्ट्रपति शासन कह देते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात। अनुच्छेद बोलो बेटा। अब देखो ये सबको याद है, आपको अगर नहीं याद है तो बहुत दुखद है। 356, 52, 56, 60 ठूस लो खोपड़ी में। 352, 356, 360 याद करना बड़ा आसान है, 4 का डिफरेंस है ना। तीसरा, वित्तीय आपातकाल। अगला क्या है बेटा? वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद बोलो। 360। वेरी गुड, ठीक है। अभी थोड़ा सा और रह गया है बेटा। नहीं, आपको नहीं पता है, मैं कहूँ कि हो गया तो आप मान ही लोगे, लेकिन नहीं, अच्छी बात नहीं है। मेरे पास अनुभव है तो एक हेडिंग बना लें, अन्य शक्ति। कल थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अन्य शक्ति, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने 2-3 बार आईएएस में पूछते हुए देखा यही से। देखो वो हैं बड़े कलाकार, उनको पता है कि ये सब रट के आए होंगे, ये सारी शक्ति जरूर पड़े होंगे, अन्य में घेर लेता है क्योंकि वहां बुद्धि से बताना है। तो कल हम पहले उस पर बात कर लेंगे, याद मुझे दिला दीजिएगा। जैसे मैं अगर आगे बढ़ जाऊं तो रोक दीजिएगा, कह रहे सर आप एक हेडिंग बनाए हैं, तो उस पर हम बात कर लेंगे बेटा, तब कल आगे चलेंगे। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं बेटा। थैंक यू।